अब इसका मैथमेटिकल क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो कर्व बिटवीन एन वर्सेस थीटा, एन और थीटा के बीच में कर्व बनाना है। एन क्या है पहले समझ लिया इसको। एन जो होता है वो है किसी एक निश्चित कोण, किसी एक निश्चित प्रकीर्णन कोण थीटा पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है ये। समझाते हैं इसको, एक बार लिख लेना। और थीटा तो प्रकीर्णन कोण है। अब समझो इसको, ये एटम, ये इसका न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है प्लस का जेड ई, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल यहां से रवाना हुआ, तो अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज कितना है प्लस का 2e। अल्फा पार्टिकल यहां चलता हुआ है, जाना चाहिए था सीधा, जैसे वो यहां पहुंचेगा उसको न्यूक्लियस का रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो ये अपने पास से डाइवर्ट होकर के कहीं इधर चला गया, इस थीटा एंगल पे वो डाइवर्ट हो गया और स्क्रीन पे पहुंचा। स्क्रीन कितने पार्टिकल पहुंचे n, मान लो जो भी हो सकते हैं, कुछ भी 50, 60, 100, 200। वो कह रहे हैं इस पर्टिकुलर एंगल पर कितने पार्टिकल स्क्रीन पर पहुंचे हैं डाइवर्ट होकर के, उनके नंबर को n बोला गया। तो n क्या हुआ, किसी एक निश्चित प्रकीर्णन कोण थीटा, इस कोण पर कितने पार्टिकल प्रकीर्णित होकर के पहुंचे हैं, उनकी संख्या को n का है, थीटा प्रकीर्णन कोण। तो समझ में आया आपको ये हेडिंग, n क्या थीटा क्या समझ में आ गया, हो जाएगा हमसे। आपने बात और नोट की होगी, थीटा जब 0 डिग्री होता है तो पार्टिकल 99.86% में पूरे के पूरे पहुंच जाते हैं। तो थीटा सारे पार्टिकल सीधे चले गए, इसका मतलब थीटा कितना था, 0 ही था। थीटा की वैल्यू हमने बढ़ाई तो पार्टिकल को ज्यादा पहुंचे, 0.14%, कुछ ही पार्टिकल पहुंचे, ठीक है। और थीटा की वैल्यू आपने बढ़ा करके 180 डिग्री कर दी, तो n तो बहुत कम हो गया, 1 या 2 या 3 पार्टिकल पहुंचे, ऑलमोस्ट 0 ही है ये। क्या समझ में आया आपको? एंगल बढ़ेगा ना, एंगल बढ़ेगा तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल जो स्क्रीन पर पहुंचे हैं ना वो कम हो रहे हैं। ये कंक्लूजन खास है, और यहां से वो एक रिजल्ट दे रहे हैं कि जो n पार्टिकल स्क्रीन पे पहुंच रहे हैं उनका नंबर जो है वो sin पावर 4 थीटा बाई 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, विद क्रमानुपाती होगा। क्या बोल रहे हैं कि भाई इस एंगल पे पहुंचने वाले अल्फा पार्टिकल्स की जो संख्या है वो sin की पावर 4 थीटा बाई 2 के विद क्रमानुपाती होगी। आप बराबर लगाएं, कांस्टेंट भी लगा सकते हो, कांस्टेंट k लगा दें, sin थीटा बाई 2 raised to power 4 और k उसको कोसेक पावर 4 थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो। ये और लिखना चाहो तो इसके बारे में तो समझ में आया। इस एंगल पर इतने पार्टिकल पहुंचे, एंगल बढ़ा होगा तो और कम पार्टिकल पहुंचेंगे, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ने से ये पोर्शन बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ेगा ना, एंगल बढ़ने से पोर्शन बढ़ेगा, बढ़ने से एन कम हो जाएंगे। यही वो कह रहे हैं, इतने ज्यादा बड़े एंगल पे आपको पार्टिकल चाहिए, एंगल बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल कम ही मिलेंगे आपको। एंगल आपने कम कर दिया, बिल्कुल 0 एंगल कर दिया, बिल्कुल जो सीधे यहाँ से इनके लिए बात हो रही है, जो सीधे चले गए, उनमें थीटा 0 डिग्री था तो वो 99% पार्टिकल यही थे, तो कहने का मतलब एंगल जितना कम होगा नंबर्स ऑफ पार्टिकल जो स्क्रीन पर पहुंचे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो समझ में आया होगा। चलिए हम इसका एक कर्व बनाते हैं जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, और उसका एक एप्रोक्सीमेट कर्व बनाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसकी, थीटा और एन के बीच में कर्व आते हैं, एन ये थीटा ये तो 0, ये 90 डिग्री मान लें,
ये 180 डिग्री मान लें। 10⁻1 10⁻2 100 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, 1,00,000 हो गए, 10,00,000 हो गए और 1 करोड़ हो गए। इतने पार्टिकल्स 20,000, 1,00,000, 1 करोड़, 1 करोड़ पार्टिकल लिए, उसके बीच में कर्व बना रहे हैं, थीटा को बदल देते हैं। अब देखो जब एंगल बहुत छोटा था तो लगभग सारे पार्टिकल ही चले गए। एक पॉइंट इनको यहाँ मिला था, एक पॉइंट इनको बहुत छोटे एंगल 1-2 डिग्री पर सारे पार्टिकल ही चले गए। कितने पार्टिकल है? 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर सारे पार्टिकल चले गए। फिर देखें एंगल बढ़ रहा है तो पार्टिकल कम होंगे। 9 डिग्री पर लगभग 100 के आसपास पार्टिकल आए थे। अगर इतने पार्टिकल लें इनिशियली तो 1 करोड़ में से लगभग 100 पार्टिकल 9 डिग्री पर आए। ये लगभग कर्व है, एक्सैक्ट डाटा नहीं है, ये बुक के अंदर बने हुए हैं जो मैं आपको बता के एक बार लिख देता हूँ उसको। और 170 डिग्री एंगल पर लगभग जो पार्टिकल थे वो 20,000 में 1 करोड़ में से इतने आ रहे थे। तो ये 3 पॉइंट अपन एग्जैक्टली बनाए थे, बाकी पॉइंट नहीं बना रहे। और ये कर्व वृत्त क्रमानुपाती होगा। कैसा होगा? वृत्त क्रमानुपाती का कर्व कैसा होगा? परवलय का पैराबोलिक, ये कर्व कुछ इस तरह का मिलने वाला है आपको। तो ये कर्व आपको मिल गया जो आपको इसी रिजल्ट को दिखा रहा है जो अपने अभी समझा। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो पार्टिकल कम हो रहे हैं। 1 करोड़ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल लेकर के कर्व बनाया गया। रेशियो वही 8,000 में से 1 और 20,000 में से 180 में पहुंचेगा, वही रेशियो है, बाकी सब चीजें वही है। बता लिया था। एक छोटी सी बात और समझ लो यहाँ पर, देखो ये ऑरस एटम है, और 79,197 ये अल्फा पार्टिकल है। और अल्फा पार्टिकल को अपन हीलियम की तरह मानते हैं, जो 2-4 लिखते हैं या हीलियम 2-4 ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ देखो आगे तो लगभग 200 हो गया ये, और ये 4 ही है। तो मैं एक बात दे सकता हूँ, बात ऐसी है भाई मास ऑफ जो ऑरस होता है वो लगभग 50 टाइम्स होता है मास ऑफ अल्फा। चलो ये समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1836 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, या 7,344वां भाग होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का। पहले इन दोनों की बात करते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है और न्यूक्लियस कोलाइड करता है तो न्यूक्लियस अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है, 50 गुना ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल के मास से। तो पार्टिकल अल्फा जो है वही अपने पास से डाइवर्ट होकर इधर सुधर गया। एक बात तो ये समझ में आई हुई, ये ट्रक है, ये स्कूटर है। स्कूटर को जाना पड़ेगा, ट्रक नहीं हटता, चलेंगे आगे। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्फा पार्टिकल जो है उसके मोशन को इफेक्ट नहीं डालेगा। रीजन क्या? अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मास से 7,344 टाइम्स ज्यादा है, 7,000 गुना ज्यादा हैवी है। तो इस बार ये ट्रक है और ये क्या है? स्कूटर है। तो क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल ये आ भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आ गया, एक यहाँ पर भी आ गया, मान लिया ये इलेक्ट्रॉनों यहाँ पर भी आ गया। ये इलेक्ट्रॉनों को है ना चीरता आगे निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के
मोशन का इसके मोशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से जैसा जाना था वैसे ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन आकर के उसके पाथ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। छोटी सी बात थी, ये लॉजिक है, आपको आना चाहिए। बाकी टॉपिक हमारा कर्व था जो हमने बना लिया, एन वर्सेस। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि यदि 60 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या 100 है तो 90 डिग्री कोण पर कितने पार्टिकल प्रकीर्णित हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। सिंपल, गिवन देखें पहले। थीटा 1 दे रखा है 60 डिग्री, तो कितने पार्टिकल, 100 पार्टिकल अपने पास से डाइवर्ट हो गए। 60 डिग्री कोण पर 100 पार्टिकल डाइवर्ट होते हैं, तो ये कह रहे 90 डिग्री एंगल अगर कर दिया जाए तो कितने पार्टिकल मिलेंगे आपको। 60 डिग्री पे इतने मिलते हैं, इतने पे कितने मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, थीटा एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो अपन अभी भी पढ़ते हैं। देखें, n इक्वल्स टू k टाइम्स अपॉन साइन थीटा की पावर 4, साइन थीटा रेज़ टू पावर 4। अगर n1 है तो थीटा 1 लिखा जाएगा, और n2 है तो साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा 2/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। और n2 चाहिए तो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर डिवीजन कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो n2/n1 मिल जाएगा आपको। n2/n1 कितना होगा, डिवीजन करोगे साइन रेज़ टू पावर 4 ऊपर चला जाएगा, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा 2/2 साइन रेज़ टू पावर थीटा 1/2 साइन और थीटा 2/2। इसको जो सॉल्व करते हैं हम लोग, n2/n1 थीटा 1 आपको दे रखा है 60 डिग्री और थीटा 2 दे रखा है आपको 90 डिग्री। ये हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री। वैल्यू रख दें यहाँ पर, n2/n1 इक्वल्स टू साइन 30 1/2 पावर 4, साइन 90/2 है ना, 45 सॉरी, 1/√2 पावर 4। तो n2/n1 कितना हुआ, 1/16 के ऊपर आएगा 4/1 हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो। तो भाई n2/n1 जो मिला होगा 1/4, n2 इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ n1। n1 की वैल्यू दे रखी है आपको 100, तो n2 इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ 100, मतलब 25 पार्टिकल्स डाइवर्ट होंगे एट 90 डिग्री एंगल। सिंपल बात है। देखिए अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, 25 पार्टिकल। देखिए 60 डिग्री पर 100 आए, एंगल बढ़ा 60 से 90, पार्टिकल की संख्या कम होगी। समझ में आया आपको? लिखो इसको। अच्छा सेकंड पॉइंट हम कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर हमें पढ़ना है नाभिक के आकार का आंकड़न। नाभिक के आकार का आंकड़न। या अल्फा कण की नाभिक से सन्निकट दूरी r0, मतलब अल्फा पार्टिकल नाभिक से कितना पास पहुंच गया, सबसे लास्ट कितना पास पहुंचा, उसकी दूरी अपने को निकालनी। या एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस चाहिए ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपको
फाइंड आउट करना। ये दूसरा टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन का। देखो इसके अंदर समझने की बात है, समझना है। एटम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अपन समझने के लिए इसको बड़ा बनाते हैं। इसका सेंटर है। अच्छा एक बात बताओ, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? प्लस का ZE, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी आप मटेरियल ले सकते हो, सोना ले लो, आप कॉपर ले लो, जो भी Z होगा यहाँ लिखा जाएगा। अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, अल्फा पार्टिकल ये इनिशियल पोजीशन है इसकी। यहाँ से अल्फा पार्टिकल चलता है, इसका चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? प्लस का 2e, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों रिपल्शन होगा। यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7.7 मेगा मतलब 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 माइनस का 19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू है जो यहाँ से लेकर के रवाना हुआ। अब अल्फा पार्टिकल चल रहा है यहाँ से, ये भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। रिपल्शन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 वो यहाँ आकर के रुक गया, वो यहाँ आकर के रुक गया। और अल्फा पार्टिकल जब यहाँ आ गया तो इसकी फाइनल पोजीशन बोलेंगे, जहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। और ये जो न्यूक्लियस के पास पहुंचा है ना, इससे कभी पास ज्यादा नहीं पहुंच पाया। इस डिस्टेंस को अपन लोग बोल रहे हैं R0। क्या बोल रहे हैं? R0 बोल रहे हैं। ये न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा, न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर जाकर रुकता है और वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। अल्फा पार्टिकल गया, वापस आ गया 180 डिग्री पर, इससे ज्यादा कभी पास नहीं है। ये क्लोजेस्ट अप्रोच है इसकी, ये अपने को निकालनी है। और इसकी रेडियस कितनी है? अल्फा पार्टिकल चलो R0 निकालते। कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर? देखो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगता है यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के इक्वल होगी। दोनों का सम हर पॉइंट पे इक्वल होता है। यहाँ पर इन दोनों का सम जितना है यहाँ पर भी इतना ही होगा। चलो पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख देता हूँ उसको बस। यहाँ है हमारी E काइनेटिक इनिशियल लिख दिया। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R। विद साइन लिखने Q1 Q2 को, तो K Q1 इसको मान लो तो Q अल्फा, Q2 उसको मान रहे हो न्यूक्लियस को। ये पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल न्यूक्लियस, दोनों पार्टिकल के चार्ज मुझे पता है, प्लस का ZE होगा, तो न्यूक्लियस का चार्ज ये लिख दिया। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है, बहुत दूर है ये। जब खुद की साइज बहुत कम होती है ना, तो ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है तो आप उसको इन्फिनिटी मान सकते हो, फिजिक्स में से इन्फिनिटी बोलते हैं। चले, अब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, फाइनल पोजीशन ये होगी, ये रुक गया यहाँ पर आकर के, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m, तो v तो 0 है आपका, 0 हो गया यहाँ पर। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल दे, पहले यहाँ निकाल दी पोटेंशियल एनर्जी
अब यहाँ निकाल रहे हैं तो K चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन, यहाँ आकर के रुका है ये पार्टिकल, यहाँ है दोनों, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी लिखोगे r0। वापस देखो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दोनों का चार्ज अपॉन ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दोनों का चार्ज मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में r0 आएगा, ये 0 हो गया। किसी भी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी होगा तो वो 0 होगा। फर्स्ट लेक्चर की बातें हैं सारी, फोर्थ लेक्चर की बातें हैं सारी की सारी, ढंग से पढ़िएगा फोर्थ लेक्चर, उसके बाद में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चले तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ पर है इक्वल टू, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। K चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस का 2e, विद साइन लिखनी है, प्लस का ZE बाई r0, तो E काइनेटिक कितना होगा इनिशियली, ये हुआ 2kZe², 2kZe² अपॉन r0, तो यहाँ से r0 मिलता है, तो 2kZe² बाई E काइनेटिक इनिशियल। ये आपका क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला हो गया r0 का फॉर्मूला, तो इससे ज्यादा पास कभी नहीं जा पाएगा पार्टिकल। आप समझे, पार्टिकल यहाँ से रवाना हुआ, ये न्यूक्लियस था, तो पहले इनिशियल पोजीशन ये है अल्फा पार्टिकल की, ये तो चलता नहीं है तो रुका हुआ है। अल्फा पार्टिकल यहाँ पे था, इन्फिनिटी पर था, इसके रेस्पेक्ट, इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उनको पता है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने रख रखी है, कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 7.7, 5.5 हो सकती है, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये पार्टिकल यहाँ से रवाना, काइनेटिक एनर्जी पता थी मुझे, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इन्फिनिटी थी, कुछ भी अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। चलो पार्टिकल यहाँ स्लो हुआ, रिपल्शन के कारण यहाँ कर रुके। न्यूक्लियस तो ये था, इसके अंदर तो पहुँचा ही नहीं, यहाँ आकर एटम के अंदर पहुँच गया और यहाँ कर रुक गया। ये डिस्टेंस जो थी ना, ये r0 डिस्टेंस है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई r0, ये डिस्टेंस r0 मानी अपन ने, और काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है, तो दो टर्म्स बची, एक तो ये वाली और एक ये, r0 निकाला, इधर भेजा, काइनेटिक एनर्जी चली गई। क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आपको मिल गया, सन्निकट दूरी, मतलब इससे ज़्यादा पास कभी भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा, बस इससे ज़्यादा पास नहीं जा पाएगा। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख करके हम लोग काम कर लेंगे, इसके लिए लिखें, इसके पोस्ट लिख लिया, हटा दें इसको। चलो देखिए, r0 का फॉर्मूला आपने लिखा 2kZe² बाई E काइनेटिक, या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आती है हमेशा, कितनी वेलोसिटी से उसको रवाना किया था, कितनी काइनेटिक एनर्जी से उसको फेंका गया था, वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मानी जाएगी। अब आप पुट कर लें, यहाँ पर पुट करते हैं आप लोग, K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Z सोने के लिए बात हो रही है, अगर सोने का पार्टिकल है तो उसके लिए Z 79 होगा, ये पढ़ चुके हम, 79 लिखेंगे यहाँ पर। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो थी वो थी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू इतनी थी, सारी वैल्यू रख देते हैं। r0 = 2, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, that 79, 1.6 10⁻⁹ कूलम का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा 7.7 मेगा मतलब 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सारी फिजिकल क्वांटिटी एक ही यूनिट में आपको लेनी है,
एमकेएस यूनिट में ले रहे हो तो सारे एमकेएस में लो, सीजीएस में जाएगा, कैंसिल हो गया इससे। अब देखिए ये 2 है, ये 9 है, ये 79 है, ये 1.6 है, यहाँ नीचे 7.7 है, ये 6 ऊपर जाएगा तो -6 तो 3 बचेगा, 3 और माइनस का 19, माइनस का 16 हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट चला गया। इसको अप्रोक्सीमेट काट दे पर ये लगभग चला गया एक बार, और ये सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाए, ये सब मीटर में चल रहा है यहाँ पर एमकेएस में रखा है तो आर नोट मीटर में आएगा। आर नोट की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी यहाँ पर वो मिलेगी 3.1 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। आर नोट की वैल्यू कैंसिल करने के बाद 3.1 10⁻⁻14 मीटर आपको मिल गया, और ये वैल्यू जो है वो मिली आपको ये। अब न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखो न्यूक्लियस की रेडियस क्या है, यही तो है भाई, न्यूक्लियस तो ये है यहाँ से यहाँ तक का। आर रेडियस न्यूक्लियस की अपने को पता करनी है, तो एक बात आपको ये भी पता है कि आर जो है वो लेस देन आर नॉट है। न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो क्लोजेस्ट अप्रोच से तो क्या है, कम ही है, और जब ये मेजर किया गया ना तो ये वैल्यू जो मिली थी वो मिली थी 0.6 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो मैंने कहा भाई आपको 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर भी लिख सकते हैं, या 30 फर्मी, इसको आप 6 इंटू 10⁻15 मीटर लिख सकते हैं, मतलब 6 फर्मी। यहाँ से वो न्यूक्लियस की रेडियस को कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है वो 10⁻15 मीटर के आसपास की होती है, मतलब फर्मी रेंज की होती है। तो यहाँ से इनका रिजल्ट जो निकला वो आया है कि भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब आर न्यूक्लियस की जो रेडियस आती है वो ऑलमोस्ट आती है 10⁻15 मीटर। इसी को अपन बोलते हैं फर्मी। ये इसकी रेडियस है, तो समझ में आया आपको। अगर हम k की वैल्यू लिखते हैं, हम z की वैल्यू लिखते हैं, E की वैल्यू लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, सॉल्व करने पे अपने को 30 फर्मी मिलता है, और आर नोट अगर 30 फर्मी है तो आर इससे कम ही होगा। तो देखो 30 फर्मी, ये मिला 6 फर्मी, कम है। तो वो कह रहे हैं न्यूक्लियस की रेडियस ऑलमोस्ट फर्मी रेंज की होती है। ये उनका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देने का तरीका था, बहुत अच्छा तरीका है ये। पहली बार न्यूक्लियस की बात हुई है, न्यूक्लियस की रेडियस निकाली गई है, और फर्मी रेंज इसकी हुई है, पता चल गया, हमको पता चल गया आज। हाँ, एक छोटी सी बात आपको और बता दें, अगर अल्फा पार्टिकल हटा दूं इसको, यहाँ लिखते हैं ऐसे। ये कंक्लूजन थोड़ा सा और देखें। अच्छा, आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, आर नॉट इक्वल्स टू 2kZe² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसमें आप 2-3 बातें डायरेक्ट याद कर लें चीज़ों को, जब क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर तो टाइम बचा था काफ़ी। इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन closest approach is obtained 3 × 10⁻⁻14 मीटर, जो भी निकाली अपन
if E initial kinetic energy equals to 5.5 mega electron volt, then R naught is obtained 4.1 mass का 14 meter, and if initial kinetic energy is 2.5 mega electron volt, then R naught is obtained 9.1 10 mass का 14 meter। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि पार्टिकल अगर धीरे हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, तो नेचुरली वो पहले जाके रुक जाएगा। और 7.7 से आया तो यहाँ रुका, 5.5 से आएगा तो कहीं यहीं रुक जाएगा, और 2.5 जाएगा तो और कहीं रुक जाएगा, और रुक जाएगा पहले। तो ये रेंज बढ़ती रहेगी। आर नोट बढ़ी, पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई और बढ़ जाएगी। तो आर नोट का बढ़ने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो आर नोट बढ़ेगी। ये भी समझ में आता है। ये प्रैक्टिकली यहाँ दिख भी रहा है कि भाई धीरे आएगा तो जल्दी रुक जाएगा, तेज आया तो और पास गया, और तेज आया तो और पास चला गया। धीरे होता है पार्टिकल, वेलोसिटी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो उसकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उसकी वैल्यू अपनी लगा। चलिए ये भी लिख रहे हैं नोट बना कर। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक अल्फा कण को चांदी की पतली फिल्म पर आपतित करवाया गया, पर 2×10⁶ वोल्ट के विभवांतर से आपतित करवाया गया। तो उसकी चांदी के नाभिक से निकटतम दूरी मतलब आर नॉट बताओ। क्वेश्चन में कुछ चेंज है ना। एक तो दे दिया चांदी, तो एटम का Z 47 होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में गिवन है Z of Ag 47 गिवन होगा। आपको क्या है, इसको वोल्टेज देकर के त्वरित करवाया। तो बताओ कितना पास पहुंच जाएगा। आर नॉट पूछिए आपसे। क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आपको पता चल रहा होगा। ये आपके एजी है, कि सोना नहीं चांदी है। अल्फा पार्टिकल आ रहा है, आया यहाँ पे रुक गया। तो आपको ये डिस्टेंस पूछिए आर नॉट, लेकिन आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं दी, आपको वोल्टेज दिया है। फिर आपको लेक्चर नंबर 4 की जरूरत पड़ेगी। हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर ई और बी में रिलेशन पढ़ रखा है। अगर वोल्टेज इतना है तो काइनेटिक एनर्जी अपन बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Q × V। सब 4th लेक्चर में आप इसको देखिएगा वापस। चले, चार्ज कितना होता है, 2E। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, प्लस का 2E ना, तो 2E लिख दिया चार्ज को। वोल्टेज आपको दे ही रखा है, तो 2eV हो गया। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। 2E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। वोल्टेज की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 × 10⁻6 वोल्ट। देखें 2 × 4 4 6.4 × 10⁻13 ये हो जाएगा जूल के अंदर। ये सारी वैल्यू आपने जूल में निकाल दी।
एमकेएस में सारी वैल्यू तो जूल में आ जाएगी। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई है, इतनी काइनेटिक एनर्जी से उसको एक्सीलरेट करवा करके भेजा था। तो बताओ अप्रोच अब तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। वोल्टेज से ही निकालना आना चाहिए आपको। पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। R0 = 2kZe² by इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 2 वैल्यू रखते हैं, तो k की वैल्यू 9 × 10⁹ फिक्स है। Z इस बार आपको 47 रखना पड़ेगा। E की वैल्यू 1.6 माइनस का 19 कूलम का होल स्क्वायर। K की वैल्यू 2E 1.6 माइनस का 19 2E वोल्टेज दे रखा है आपको 2 × 10⁶। ये था ना सर, वैल्यू रखेंगे आप, सॉल्व करेंगे, कर लोगे सॉल्व इसको, तो 3.4 × 10⁻14 मीटर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। R0 उस क्वेश्चन में एक चेंज था, आपको वोल्टेज दे दिया था, काइनेटिक एनर्जी नहीं दी थी। अब काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए तो क्या करोगे, वोल्टेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में। अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज भी है, अल्फा पार्टिकल का लिखोगे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता कितना है, 2E लिख दिया। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, जो थी वैल्यू वो लिख देंगे, 2E वोल्टेज की वैल्यू ये थी इतना। सारा कुछ एमकेएस में रखा है तो यूनिट भी जूल में आएगा। सब काम आपने कर दिए और आपने वैल्यू निकाली। अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर को। इस टॉपिक को समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं, फिर समझ में आएगी अपने को ये बात। एटम, न्यूक्लियस, सेंटर है और सेंटर से पास होती है एक लाइन बनाते हैं। यहाँ से क्या अल्फा पार्टिकल आएगा, जाएगा, वापस आ जाएगा, जाएगा और वापस आ जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। चलो यहाँ से पार्टिकल निकला, सीधा ही चला गया। अल्फा पार्टिकल जो था यहाँ से आया, सीधा ही निकल गया। इसके लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। और एक पार्टिकल आपने अल्फा यहाँ से लिया, ये डाइवर्ट होकर किधर चला गया, तो वापस बनाया इसको। इस तरीके से निकल। इसके लिए जो थीटा है वो ये होगा। 3 पार्टिकल अपन बात करते हैं। पहला पार्टिकल न्यूक्लियस के सामने गया, वापस आ गया। दूसरा पार्टिकल किसी एंगल पर स्क्रैच हो गया और एक पार्टिकल जो काफी दूरी पर था वो सीधा निकल गया बिना किसी डाइवर्जन के। अल्फा पार्टिकल का क्या होगा मोशन के बाद, एटम से निकलने के बाद या न्यूक्लियस से पास से निकलने के बाद उसका होगा क्या। इस चीज़ को समझाने के लिए हमको एक पैरामीटर चाहिए होता है, बैचलर चाहिए, उसको बोलते हैं अपन इम्पैक्ट पैरामीटर। और होता है क्या, इसकी परिभाषा लिखते हैं। अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश, इसको U0 बोल देते हैं अपन, वेक्टर की नाभिक से लंबवत दूरी को संघटक प्राचल कहते हैं, प्राचल कहते हैं। बिल्कुल एक लाइन की डेफिनेशन समझ लें इसको। पहले देखो इसको समझाना। पार्टिकल ऐसे गया, इनिशियल वेलोसिटी u0 वेक्टर इस तरफ और ये ड्रॉ कर दिया।
अब आप न्यूक्लियस से एक परपेंडिकुलर डालो तो 90 डिग्री है। ये जो आपने डिस्टेंस निकाली ये होगी बी, सॉरी इम्पैक्ट पैरामीटर बी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? अल्फा कण की प्रारंभिक वेग सदिश ये रहा कि नाभिक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं इस तरह से कि नाभिक से अब देखो ये दूरी तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती ना, तो परपेंडिकुलर दूरी के लिए ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये एक ही डिस्टेंस हो सकती है। ये दूरी जो है ये वाली ये दूरी b होती है, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ये b होती है। कुछ आ रहा है समझ में आपको? एक फॉर्मूला इन्होंने दिया b के लिए k z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी cot θ/2 cot θ/2 ये उन्होंने फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले के अंदर अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। चलो इस केस की बात करते हैं। केस नंबर 1 इसे बोले, केस नंबर 2 इसे बोले, केस नंबर 3 इसे बोल देते हैं। चलो केस नंबर 1 की बात करते हैं। थीटा को रख दें अपन 0 डिग्री, थीटा रखो आप 0 डिग्री, कॉट 0 1 बाय है ना इन्फिनिटी हो जाएगा 1, तो b कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। tan 0 कितना होता है 0, तो cot 0 कितना हो जाएगा 1 बाय tan 0, 1 बाय tan 0 1 बाय 0 मतलब इन्फिनिटी है भी। देखो आप ये डिस्टेंस कितनी है इन्फिनिटी हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बहुत ज़्यादा दूरी है, इसके रेस्पेक्ट तो ये क्या हो गई दूरी इन्फिनिटी हो गई। और देखो एक बार इसके लिए बात हो, केस नंबर 3 के लिए बात करते हैं। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री की बात करें तो b कितना हो जाएगा, तो देखो 10 180 यहाँ रखो, 180/2 कितना हो गया 90, तो tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, तो cot 90 कितना होगा 1/tan 90 मतलब 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0। देखो आप यहाँ के इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है इसी लाइन पर है u0 वेक्टर, और इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी हो गई खुद से डिस्टेंस खुद से 0 ही हो गई, तो यहाँ तो b 0 हुआ है, उसके लिए b कितना हो गया तो 0, और इसके लिए b कितना हो गया इन्फिनिटी। ये इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ, और इम्पैक्ट पैरामीटर आपको ये बताया है कि किस तरीके से अल्फा पार्टिकल आया और निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल की पोजीशन होगी क्या एटम से निकलने के बाद, वो आपको इम्पैक्ट पैरामीटर बता रहे हैं। तो अल्फा कण की प्रारंभिक वेग सदिश कौन सा हो गया, ये वाला इसके लिए हो गया, ये वाला इसके लिए हो गया, और ये वाला इसके लिए हो गया। इसके लिए तो b कितनी हो गई, देखो इनिशियल वेक्टर तो इनका ये हो गया, ये और इनकी रेड लाइन ये हो गई। तीनों की रेड लाइन जो है ना ये v0 वेक्टर को बताती है, u0 वेक्टर, इसका u0 वेक्टर ये रहा, इसका u0 वेक्टर ये रहा, तीनों के u0 वेक्टर भी होते हैं। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालो देते हैं, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ये हो गया, इसको पर बोलेंगे फर्स्ट केस में b1, इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो गया b2, और इसके लिए तो इम्पैक्ट पैरामीटर b3 कितना हो गया 0 ही हो गया। आपको इस रेड लाइन जो है जो u0 वेक्टर है वहाँ से न्यूक्लियस पे परपेंडिकुलर डालना, यहाँ हो तो यहाँ से डाल दो, यहाँ हो तो इस पर डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इस तरीके से निकाला गया। इसको समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल ही समझना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब एटम से निकला तो उसकी पोजीशन क्या होगी वो सब आपको इम्पैक्ट पैरामीटर शो करते हैं। थीटा के साथ कितने डिस्टेंस से वो नाभिक से या न्यूक्लियस से पार होकर के गुजर गया वो आपको बता रहा है सब कुछ। राइट डाउन करें।
चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। संगठित प्राचल V का मान क्या होगा यदि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से गतिमान कोई अल्फा कण किसी स्वर्णपत्र के नाभिक से टकराकर 90 डिग्री कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। क्या है क्वेश्चन को वापिस पढ़े। संगठित प्राचल B का मान पूछा है आपसे, तो B आपको पता करना है। यदि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना आता है आपको। 5 मेगा 10⁶ होता है 1.6 माइनस 19 जूल हो गया। तो एमकेएस में रख दी वैल्यू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल गई आपको। अल्फा पार्टिकल है, सोने से टकराएगा तो Z कितना हो जाएगा 79, ये भी पता है अपने को। टकरा करके 90 डिग्री पर प्रकीर्णित हुआ, थीटा आपको दे दिया 90 डिग्री। क्वेश्चन हो गया आपका। B का सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है आपको। B गिवन एक बार साइड में लिख लिया करो, लिखते ही क्वेश्चन तो एकदम इजी हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला हमको पता ही होता है। तो K Z² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cot θ/2। अब cot में अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप इसको tan भी लिख सकते हो। K Z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और tan θ/2 कर लो अगर आपको इजी लगता है तो। वैल्यू रखें आप, K की वैल्यू फिक्स है 1/4πε फॉर्मूला होता है इसका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की वैल्यू होती है। K की वैल्यू रखें सबसे पहले 9 × 10⁹ Z की वैल्यू 79, E की वैल्यू 1.6 माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 5 मेगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे कर दिया। ठीक है, E की वैल्यू आ गई 10, थीटा दे रखा था आपको 90/2 45 लिखते हैं, तो 45 तो 1 होता है। B आपको मिल गया 9 × 79 × 1, जो भी पूरा कैंसिल हो गया 1.6 इंटू ये हो गया 10 और 9 और ये -10 बचेगा, ये 5 बचा है यहाँ पर, 10⁶ बचा है और इसकी वैल्यू 1 होती है। ये सब एमकेएस में रखें, वैल्यू मीटर में आएगी और B की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2.3 माइनस का 14। रेंज वही मिल गई आपको, मैं आपको हमेशा ये रफ वैल्यू दे रहा हूँ, ये आपको रेंज दे रहा हूँ, ये रेंज आपको हमेशा ये मिलने वाली है। रदरफोर्ड के सिद्धांत की 2 कमियां अपने को पढ़नी है। पहली कमी, रदरफोर्ड अपने सिद्धांत में परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सके, और दूसरी कमी, सिद्धांत के द्वारा परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो सकी। और समझते हैं पहले पॉइंट को, परमाणु का स्थायित्व को नहीं समझा पाए। कैसे समझ लो, उस समय साइंटिस्ट हुए थे मैक्सवेल, उन्होंने सिद्धांत दिया था विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये बहुत फेमस सिद्धांत था, उसमें किसी को कोई डाउट था ही नहीं। और ये कहते हैं जब कोई आवेश गति करता है तो लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। वो कहते हैं जब कोई आवेश गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों, मतलब ऊर्जा बोले आप इसको, ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा को लगातार व्यय या क्षय या उसका लॉस करता है।
अगर ये बात रदरफोर्ड के सिद्धांत में लगाएं तो क्या होगा वो समझते हैं। नाभिक, इलेक्ट्रॉन, नाभिक तो स्थिर है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, आवेशित कण है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -3। हमने 3 चार्ज पढ़े यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस का 2e और नाभिक का चार्ज प्लस का Ze। ये 3 ही चार्ज अपन चैप्टर में काम आए, बार बार काम आएंगे, आगे भी याद होना चाहिए आपको। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल है, ये चल रहा है v वेग से जा रहा है। अगर ये v वेग से गति करेगा r त्रिज्या के पथ में तो अपनी ऊर्जा का लॉस करेगा। मैक्सवेल कहते हैं, मैक्सवेल की थ्योरी अगर यहाँ लगाएं तो एनर्जी उसकी लॉस होगी, कम होगी। अब कम होगी तो एनर्जी तो है ही नहीं, धीरे धीरे कम हो रही है, तो पाथ छोड़ेगा वो, और पाथ छोड़ करके अंत में कहाँ चला जाएगा, नाभिक में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में चला गया तो परमाणु खत्म। और ये सारा काम जो होता है वो 1 शेक टाइम में होता है। 1 शेक मतलब 10⁻⁻⁸ सेकंड में सारा काम हो जाता है। मतलब परमाणु खत्म, नेचर खत्म, आप और हम खत्म, सारी प्रॉब्लम खत्म। लेकिन परमाणु तो है, उसका अस्तित्व भी है और पूरी नेचर भी बनी हुई है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग हैं, आप हैं, तो ये बात वो समझा नहीं पाए। अगर नाभिक का अस्तित्व की बात करें तो मैक्सवेल का सिद्धांत जो है वो रदरफोर्ड के सिद्धांत में है ना, परमाणु के अस्तित्व को आज्ञा नहीं दे रहा है, वो फेल कर दे रहा है इस चीज़ को। मतलब रदरफोर्ड की बात अगर मैक्सवेल के सिद्धांत में लगाते हैं तो परमाणु तो खत्म हो गया, लेकिन परमाणु खत्म नहीं है। तो लोगों ने पूछा भाई खत्म तो नहीं हुआ, तो आपके हिसाब से तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, मैक्सवेल की अगर थ्योरी लगाते हैं तो ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन आपका फिर स्टेटमेंट गलत हुआ इसका मतलब। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बात कही थी, इलेक्ट्रॉन हर संभव कक्षाओं में गति करता रहता है, उन्होंने एक बात कही थी, और हर संभव, ये उनकी कमी का कारण बना है। देखो वो कहते हैं ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, सेकंड क्लास में भी घूम सकता है, थर्ड क्लास में घूम सकता है, चौथी क्लास में घूम सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब इस कक्षा में था, कभी इस कक्षा में था, कुछ देर बाद इस कक्षा में चला गया, कुछ देर बाद इस कक्षा में चला गया, चलो जाएगा, जब वापस आएगा ना अपनी कक्षा के अंदर, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो वो हर तरह की लैम्डा, हर तरह की एनर्जी को इमिट करेगा, हर तरह की एनर्जी को इमिट करेगा। तो साथ ये एनर्जी भी होगी, ये एनर्जी भी होगी, ये एनर्जी भी होगी। और इस एनर्जी को, इस एनर्जी की लैम्डा को अगर हम यहाँ एक स्क्रीन के ऊपर बनाएं तो कुछ लाइंस मिलती है, और लाइन कंटिन्यूस होनी चाहिए। ये भी लैम्डा मिलनी चाहिए, ये भी मिलनी चाहिए, ये भी मिलनी चाहिए, हर लैम्डा मिलनी चाहिए। तो इसके अनुसार तो क्या हुआ कि भाई रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत मिलना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्यों? कि हर तरह की वेवलेंथ मिलेगी आपको, हर तरह की लैम्डा मिलेगी यहाँ पर आपको, हर तरह की, तो हर वैल्यू की लैम्डा आपको मिलेगी। आपको यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से यहाँ भी आएगा, यहाँ से यहाँ भी आएगा, यहाँ से यहाँ भी आएगा, तो हर तरह की लैम्डा मिलनी चाहिए। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे, आगे वाले टॉपिक में आने वाला है हमारे लिए। तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार हर लैम्डा मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु का
स्पेक्ट्रम सतत नहीं था, रेखीय था, रेखीय प्राप्त हुआ था, सतत नहीं। इसमें कुछ ही लाइनें मिल रही थी, ऐसा नहीं मिला था ये ऐसा ही मिला था, कुछ ही लाइन मिल रही थी उसके अंदर। इस चीज को हम आगे और पढ़ने वाले हैं, तो एक पूरा इसके अंदर हम लोग 15-20 मिनट तक इस टॉपिक के बारे में बात करें। स्पेक्ट्रम के लिए हमको थोड़ा बोर पर जाना पड़ेगा, बोर की बातें करेंगे, स्पेक्ट्रम बोर पढ़ लेंगे। लेकिन समझिएगा अभी एक बार, बोर रदरफोर्ड इस चीज पर आकर के अटक गए, यहाँ पे फंसे हुए। हर संभव कक्षा में घूमेगा, अगर हर संभव कक्षा में घूमेगा तो हर संभव कक्षा से वापस भी तो आएगा, वो कक्षा में जाएगा, इतने टाइम बाद में वापस भी आएगा, जब एनर्जी कम हो जाएगी तो वापस भी कक्षा में आ जाएगा। जब आ जाएगा तो अलग अलग लैम्डा निकालेगा, वो हर तरह की लैम्डा निकालेगा, तो फिर स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, हर लैम्डा उसके अंदर मिलनी चाहिए। ऐसा हो नहीं पा रहा था, ये चीज़ गलत हो गई अंत में जाकर के। क्यों? जब देखा गया वास्तव में स्पेक्ट्रम, उसमें तो कुछ लाइन नहीं मिल रही थी, ये तो था सतत, ये जो था ना, ये था आपका रेखीय स्पेक्ट्रम। तो ये मिला था, ये तो मिला ही नहीं, और उनके अनुसार ये मिलना चाहिए। तो इस कमी को बोर्ड ने फिर दूर किया था। कैसे दूर किया? उन्होंने बस यहाँ पर एक चेंज किया था। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन हर किसी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, वो उसी एक कक्षा में चक्कर लगा सकता है जहाँ उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणनफल। मतलब ये सारी बातें कुछ आगे वापस आने वाली है। तो हम लोग इस टॉपिक को और आगे, स्पेक्ट्रम को और आगे बोर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं यहीं पर। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग आज हमारा खत्म हुआ। उसका सारा प्रैक्टिकल हमने पढ़ा, उसके निष्कर्ष पढ़ लिए, उसके गणितीय प्राचल जितने थे हमने पढ़ लिए, और हमने कुछ क्वेश्चन किए, और उसके दो सिद्धांत की 2 कमियां भी पढ़ ली। तो आज इतना ही, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बोर के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू। उतार लें इसको पहले।